यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास ऑडी जैसे महंगी, मतलब 25 लाख रुपयों की कार कहाँ से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया और आहान और शनाया के बीच में जाकर खड़ी हो गई। आहान ने मिसेस यामिनी गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। उसी वक्त शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त कही थी, लेकिन आहान और शनाया के जवाबों में बहुत तफावत थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रही थी, मगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेस यामिनी गिल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहाँ से आ गए? शनाया ने मुझे पैसों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इस सब के बारे में सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल के चेहरा का रंग काला पड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाकर सवाल करते हुए कहा, शनाया, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने 25 लाख कहाँ से लाए? मिसेस यामिनी गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। शनाया ने अपना डर अपने मन में ही छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल के सवाल पर बहुत ही शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान उसकी तरफ अलग ही नज़र से देखने लगा। इस नज़र में एक तरह की नरमी थी। आहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में शनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मॉम से झूठ बोल रही है? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मॉम को इस बात पर यकीन दिलाना इतनी आसान बात नहीं है। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हज़ार मिलते हैं। अगर वो अपनी ही बैंक में चोरी भी कर ले तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। जब मिसेस यामिनी गिल ने ये कहा, शनाया की बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने आगे कहा, शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकाल कर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ शनाया, कुछ कहो। अपनी मॉम की कही ये बात सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? शनाया ने अपनी बात को इमोशनल होकर कहा, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ऐसा कैसे सोच सकती है? आहान तो आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था और मॉम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है, शनाया ने मन ही मन में कहा। मिसेस यामिनी गिल भी इस वक्त आहान के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर शनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो इस आहान को बचा रही है? अगर मुझे पता चला कि आहान ने अपने मतलब के लिए शनाया का करियर दांव पर लगाया है तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। शनाया ने अपनी मॉम की नज़रों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी और एक बार फिर से आहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। शनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मॉम को सच बताते हुए कहा, मॉम, ये पैसे मुझे विक्की भाई ने दिए हैं। शनाया अब कुछ छिपाने के बदले आहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस यामिनी गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेस यामिनी गिल को कुछ याद आया और उन्होंने से शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब जो बातें मैंने फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच है? क्या सच में उस विक्की भाई ने तुम्हें और रुपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेस यामिनी गिल किसी सदमे में थी। शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने बेटी के इस जवाब को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल का सदमा गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, शनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया।
लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। आज अगर सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा ना खड़ा किया होता तो शायद शनाया कभी भी मुझे इस बात का पता ही नहीं लगने देती। ये सब सोच सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्सा होकर शनाया से कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फ़िलहाल पैसों की कितनी ज़रूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है और तुम 25 लाख की ऑडी कार खरीद रही ही, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान की औकात ही क्या है? अब मिसेस यामिनी गिल का ध्यान उनके खामोश खड़े निकम्मे दामाद की तरफ गया और उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया, और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से अभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। मिसेस यामिनी गिल के ये शब्द कुछ ज्यादा ही हाश थे। आहान को किसी के पैसों की क्या जरूरत थी जब वो खुद पूरे की पूरे का शोरूम को खरीदने की औकात रखता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शनाया की मॉम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से खामोश रह गया। शनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही वक्त आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपनी मॉम पर गुस्सा भी आ रहा था। शनाया ने चिल्ला कर कहा, मॉम ऐसा नहीं है, मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है, इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। शनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और बोली, चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल जाकर तो वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बहुत बुरी सजा देनी पड़ेगी। मिसेस यामिनी गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर में जब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, सीमा बुआ जी बीच में बोल पड़ी, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस यामिनी गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननंद से कहा, हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी, आप अपने काम से काम रखिए। मिसेस यामिनी गिल इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन था, लेकिन सीमा बुआ जी अपनी यामिनी भाभी के रवैये से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को झुका सकता था तो वो मिसेस यामिनी गिल ही थी, और सीमा बुआ जी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, ये आप क्या कह रही है? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश तो की ही है, और वो बेशर्म इतने पर ही नहीं रुका, उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। ये कहने के बाद सीमा बुआ जी सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो कि उनके दामाद में तुम्हें कितना मारा है। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन और जगह जगह चोटों के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोटें रतन को आहान के वजह से लगी थी, मगर दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने रतन की सारी जख्मों के निशान देखे, उनका मुंह बन गया। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज हर कोई उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप खुद समझ रही है कि आप क्या कह रही है? मजाक मत कीजिए। आप ये कह रही है कि आहान ने रतन जैसे हटे कट्टे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा, और आप चाहती है कि मैं इस बात पर यकीन करूं? मिसेस यामिनी गिल ने रतन की हरकतों के बारे में सुन रखा था। अगर वो आहान को पीट देता तो एक वक्त के लिए मिसेस यामिनी गिल इस बात पर यकीन कर लेती, मगर आहान रतन की ऐसी हालत कैसे कर सकता था? मिसेस यामिनी गिल की ऐसी बात को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपनी बात को इंसिस्ट किया। वो अपनी यामिनी भाभी से बोली, भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसे मामलों में मजाक करने की मुझे क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने भी ये देखा था। क्या आप ये कह रही है कि मैं झूठी हूँ? आज शनाया और आहान ने मिलकर मिसेस यामिनी गिल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। वो अब ये सब सहन करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआ जी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिसेस यामिनी गिल अपनी ननंद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा, मॉम, ये मैंने किया है।
आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा था और इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना ही कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अपने दामाद की ये कही बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आज आहान ने क्या उनकी जान लेने का इरादा पक्का किया था? वो हर एक बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने ही अपनी गलती मान की है। तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआ जी ने अपनी मांगे साफ कर दी थी, मिसेस यामिनी गिल्बे उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी शनाया ने कहा, मॉम, रतन ने शुरुआत की थी, वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआ जी को नजरअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज मिसेस यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अपनी सासू माँ का ये सवाल सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब शनाया ने अपनी मॉम की कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। शनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। शनाया की इस बात को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तो इस वजह से हमारे घर में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूँगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआ जी और रतन भैया से माफ़ी मांगो। माफ़ी का जिक्र सुनते ही शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफ़ी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल को उसके ये ननंद अब इरिटेट कर रही थी। वो बहुत ही पेशेंस के साथ सीमा बुआ जी से बोली, आसान सी बात है, मैं इस निकम्मे आहान से दो ही बातें चाहती हूँ। पहली बात ये कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफ़ी मांगे। रतन के साथ उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़े लगाएगा। अपनी ननंद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही शार्प नज़रों से सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, और क्या? आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआ जी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या? अपनी ही हवाओं में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को बहुत चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज़्यादा नहीं 25 लाख रुपए ही तो मांग रही हूँ। अगर तुम सब मेरे रिश्तेदार ना होते तो अटेम्प्ट टू मर्डर की केस करके तुम सबको अंदर करा देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को ये पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से कहा, ये आप क्या कह रही है सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए ती बहुत ही दूर की बात है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। 5,000 सुनते ही सीमा बुआ के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके आहान, शनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन में बोली, क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विक्की भाई के बारे में हुई बातें ना सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में मान भी जाती। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने गुस्सा दिखाते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है? मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआ जी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी बारे में अपना मन बना लिया था तो वो आसानी से पीछा नहीं मानती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है पैसा उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान के तकलीफ पहुंचाई है, उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए और मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था। 25 लाख के सेटलमेंट से उनका और शनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मॉम के ये बात सुनकर शनाया के दिल में दर्द सा उठा।
शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा था कि पिछले बार आहान ने मेरी जो मदद की थी उसके बाद मॉम उसके बारे अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मॉम ने हमेशा से आहान से नफरत ही की है। जहां एक तरफ आहान मुझे पापा को और मॉम को अपनी फैमिली समझता है, मॉम ने हमेशा से उससे नफरत ही की है। आहान को इस सच का पहले से ही पता था। इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर कोई ज़्यादा आहान पर कोई असर नहीं हुआ। सीमा बुआ जी भी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी, लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही है या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर कोई ज़्यादा आहान पर कोई असर नहीं हुआ। सीमा बुआ जी भी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी, लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही है या नहीं? सोच समझकर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी, मगर वो किसी के सामने घुटने टेकने वाले कमज़ोर लोगों में से नहीं थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा नालायक दामाद मेरा नहीं है, और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले में बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद भी सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी, क्या सरनेम था उनका? हाँ, याद आया शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो एक ही कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते कहते सीमा बुआ जी बीच में ही रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी, क्या सरनेम था उनका? हाँ, याद आया शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो एक ही कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते कहते सीमा बुआ जी बीच में ही रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ये देखकर सीमा बुआ जी सैटिस्फाइड लगने लगी। भाभी क्या आप चाहती है कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा बुआ जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। शनाया और आहान को ये पूरी सिचुएशन कुछ स्ट्रेंज लग रही थी। मिसेस यामिनी गिल ने सबसे नजरें चुराने लगी। उन्होंने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा, सीमा दीदी अगर आप नाराज है तो हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। आप क्या कहती है? सीमा बुआ जी के कान यही सुनने के लिए तो तरस गए थे, मगर अब जब मिसेस यामिनी गिल ने घुटने टेक दिए थे तो सीमा बुआ जी आसानी से कैसे मानती। उन्होंने कहा, भाभी बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। अब मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने सीमा बुआ जी से कहा, ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको आपके 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये बात सुनते ही आहान और शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतनी घबरा गई है। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी के सने हार नहीं मानती। लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, सीमा बुआ जी के दिमाग में हवा घुस गई। अब सीमा बुआ जी जानती थी कि हर बार वैसे ही होगी जैसे वो चाहती थी। उन्होंने फिर आहान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, चलो अब जब सब तय हो ही गया है तो भाभी आहान से कहिए कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिसेस यामिनी गिल जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, सीमा बुआ जी की बात मानने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने वक्त बर्बाद किए बिना आहान की तरफ देखा और उससे बोली, आहान क्या तुमने सुना नहीं? सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगो।
ये बात सुनने के बाद भी आहान ने कोई मूवमेंट नहीं की। मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और आहान से अपनी बात मनवाने के इरादे से कहा, आहान देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफ़ी मांग लोगे तो मैं बीती आरी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज़्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मिसेस यामिनी गिल को लगा कि उनकी ये बात सुनने के बाद तो आहान पक्का सीमा बुआ जी और रतन से माफ़ी मांग लेगा और उनकी किसी बात को मन अभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ और ही हुआ। मॉम आप कुछ ज़्यादा ही कर रही है। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है और वो इस सब के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। ये बात शनाया ने कही थी। वैसे तो यही बात वो कुछ देर से कई बार कह रही थी, लेकिन इस बार शनाया किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ना ही किसी को समझा रही थी। इस बार शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को अपना फैसला सुनाया था। शनाया के प्यारे से चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस नाराजगी थी। शनाया ने अपनी मॉम से नजरें फेरी और आहान की तरफ बढ़ने लगी। आहान शनाया की इतनी हिम्मत से हैरान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि शनाया अब सबके सामने बिना किसी शर्म और एम्बैरेसमेंट के आहान को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ा लिया और उससे बोली, आहान चलो हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग ही लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों से मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आहान ने कभी शनाया को अपनी तरफ इस तरह से देखने हुए कभी भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन आज शनाया की ये नज़र आहान को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो एहसास के आहान को कुछ हासिल हुआ था। आहान और शनाया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सीमा बुआ जी ने धीमी आवाज में रतन से कहा, रतन क्या ये लड़की पागल हो गई है? अपने कंगाल पति का साथ देने के लिए ये तो घर ही छोड़ने के लिए तैयार है। रतन भी ये देखकर दंग रह गया था। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, लगता है कि इस आहान ने शनाया पर कोई काला जादू कर दिया है। 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे, शनाया इस आहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और आज अचानक से इनका प्यार हम सबके सामने उछल रहा है। मिसेस यामिनी गिल के तो होश ही उड़ गए थे। कुछ सोच के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वो अपनी बेटी के पास गई और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, शनाया ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोच के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। मिसेस यामिनी गिल ने जब सुना कि शनाया आहान के साथ कहीं जाने के बात कर रही थी तो उनके होश ही उड़ गए थे। शनाया ये तुम क्या कह रही हो? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोच के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वैसे तो आहान बाहर से बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था, लेकिन जब शनाया ने बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ लिया तो आहान बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। आहान शनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए सीमा बुआ जी और रतन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उनकी बात मान रहा था तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है। ये निकम्मा आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। जहां एक तरफ मिसेस यामिनी गिल खुश हो रही थी, वहीं शनाया आहान से डिसअपॉइंटेड लगने लगी। उसने चिल्ला कर कहा, आहान ये तुम क्या कर रहे हो? शनाया नहीं चाहती थी कि आहान किसी बुजदिल की तरह सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगे।
जैसे ही आहान उनके पास पहुंचा, रतन ने उसे हुक्म देने के अंदाज में कहा, तुम वहां पर खड़े किस सपने में खोए हो, यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगो। आहान रतन की तरफ गया और उससे सवाल करते हुए बोला, रतन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माफी मांगू? ये सुनकर रतन हंसने लगा, और नहीं तो क्या। मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़े लगाऊंगा और ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार रतन ने आहान से अपनी बेइज्जती का अपना बदला ले ही लिया था। रतन की कही ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सीमा बुआ जी को थोड़ी घबराहट सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिसेस यामिनी गिल के यहाँ होते हुए आहान क्या ही कर सकता था। आहान रतन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन का घमंड अब 7वें आसमान पर चढ़ रहा था और उसने ताना देते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। रतन ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। मिसेस यामिनी गिल और शनाया भी दंग रह गए थे। उन्होंने आहान के ऐसे अग्रेसिव रिएक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आहान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही शांत नजरों से रतन के पास गया और उससे बोला, रतन भैया मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मुझे आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करूं। आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहान अब अपनी घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से एक बार जमीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ कर दीजिए, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वैसे मेरी शनाया के घर आकर आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है ना रतन भैया। कुछ देर तक अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश करने के बाद सीमा बुआ जी ने आहान से कहा, तुम आहान बस करो, मेरे रतन को छोड़ दो, वरना। आहान ने उनकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और फिर से रतन का शर्ट पकड़ लिया। अब आहान ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भाई वो सीमा बुआ जी वरना कह रही है, आप बताइए वो क्या कर सकती है? कहिए ना, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? आहान ने अपना ये सवाल इस तरह किया था कि उसे रतन की बहुत फिक्र हो रही थी। अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था? एकदम से मिसेस यामिनी गिल के इस निकम्मे घर जमाई में इतना बदलाव कैसे आ गया? आहान एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकने ही वाला था कि शनाया ने अपने पति को अप्रोच किया। आहान। शनाया इतनी डर गई थी कि उसकी छुआ में आहान को कपकपाहट महसूस हो रही थी। जब आहान ने देखा कि शनाया बहुत घबरा गई थी तो वो खामोशी से खड़ा हो गया। आहान ने शनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे ना डरने का यकीन दिलाया। अपनी बीवी की तरफ देखते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मैं शनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे रोका नहीं होता तो उस रतन को और उसकी लालची माँ को मैं अच्छा सबक सिखाता। जब आहान की नजरें शनाया से हटी, उसने देखा मिसेस यामिनी गिल उसे ही घूर रही थी। अपनी सासू माँ को देखकर आहान ने उनसे करते हुए कहा, मॉम क्या इतना काफी है? या फिर आप चाहती है कि मैं माफी मांगना कंटिन्यू करूं? आहान ने अपना ये सवाल बहुत ही पोलाइट अंदाज में एक स्माइल के साथ किया था। इस सवाल को सुनकर एकदम से मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस आई और उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, आहान क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर है या नहीं? या तुम मुझे भी ऐसे ही मारोगे? मिसेस यामिनी गिल के इस सवाल को सुनकर आहान उनके पास गया और उन्हें सलीके से समझाया, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप शनाया के मॉम है। भले ही आओ मुझे अपना दामाद ना मानती हो, मेरे लिए तो आप मेरी अपनी मॉम की तरह है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूँ, कुत्ता नहीं। कुछ चीजें अगर अपनी हद में ही रहे तो अच्छी लगती है। मिसेस यामिनी गिल को ये सुनने के बाद शौक लगा। उन्हें एक ही वक्त पर गुस्सा और डर, ऐसे दोनों इमोशंस फील हो रहे थे। मिसेस यामिनी गिल ने फिर बिना डरे आहान से नजरें मिलाई और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आहान? अपनी मदर इन लॉ का पूछा हुआ ये सवाल सुनकर आहान हंसने लगा। उसने मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम ये कोई धमकी नहीं है। मैं तो सब आपको एक एडवाइस दे रहा था, जो आपके बहुत काम में आने वाली है। ये बात सुनने के बाद जो मिसेस यामिनी गिल गुस्से में और इम्पल्सिव होते हुए नजर आ रही थी, एकदम से शांत हो गई।
उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी शनाया की तरफ देखा। शनाया को देखकर ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो आहान से अग्री करती थी। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर मिसेस यामिनी ने अपने दांत पीस कर कहा, अच्छी एडवाइस है आहान, बहुत अच्छी एडवाइस है। अब एक एडवाइस तुम भी ले लो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में बोला, ठीक है। और अपनी बात कहने के बाद बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की तरफ चला गया। शनाया की आंखें एक ही पल में नम हो गई थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन मिसेस यामिनी गिल को इस बात से राहत मिल रही थी कि उनके सर से एक मुसीबत बिना किसी नखरे के चली गई थी। अपनी रोती हुई बेटी के सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने कहा, मैंने क्या किया है शनाया? ये सब तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ कि वो निकम्मा आहान चुपचाप यहाँ से चला गया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी, जो इस आहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। जब से शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड बनी थी, कई बड़े खानदानों से उसके लिए पूछा जा रहा था। उन सभी अमीर परिवारों के इरादे साफ थे। मिसेस यामिनी गिल ने सोचा कि एक बार आहान और शनाया की सो कॉल्ड शादी खत्म हो जाए तो सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन शनाया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। शनाया अपने अपने आंसू पोंछ दिए और मिसेस यामिनी गिल से बोली, मॉम, आप बहुत गलत कर रही है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने शनाया की कही ये बात सुनी, वो तुरंत बोल पड़ी, क्या कुछ गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ रहा है कि तुम खुद क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की है और तुम मुझे उस सब का ये सिलाह दे रही हो शनाया तुम। मगर इससे पहले मिसेस यामिनी गिल अपनी अबत पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज़ सुनी। ये दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ थी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि शनाया घर से चली गई थी। क्या शनाया भी घर छोड़कर चली गई थी? मिसेस यामिनी गिल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गई और चिल्लाने लगी, शनाया तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ शनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। शनाया पहले ही चली गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान होकर अपना सर पीट लिया। तभी सीमा बुआ जी ने उन्हें पुकारते हुए कहा, भाभी अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी। सीमा बुआ जी के पूरे चेहरे पर नफरत छाई हुई थी, क्योंकि जमीन पर बेहोश पड़े हुए रतन का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मिसेस यामिनी गिल भागकर वहां आई और सीमा बुआ जी को समझाते हुए बोली, सीमा दीदी आप टेंशन मत लीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेस यामिनी गिल को रतन की कोई फिक्र थी। वो तो हर रोज ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था, लेकिन बात मिसेस यामिनी गिल के उस राज की थी जो उन्होंने बहुत वक्त से छिपाए रखा था। अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ जी भी ये अच्छे से जानती थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को डराते हुए कहा, भाभी मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब जब सीमा बुआ जी आहान से बदला नहीं ले पाई थी तो उनके पास अपनी यामिनी भाभी का फ़ायदा लेने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। ये बात सुनते ही मिसेस यामिनी गिल की आंखों में घबराहट झलकने लगी। उन्होंने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सीमा दीदी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शनाया वापस लौटती है मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनते ही सीमा बुआ जी जोर से हंसने लगी। भाभी इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि 25 लाख रुपए काफ़ी होंगे। देखिए आपके उस निकम्मे घर जमाई ने मार मार के मेरे रतन की क्या हालत बना दी है। मुझे और पैसे चाहिए। सीमा बुआ जी की ये बात सुन के मिसेस यामिनी गिल ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, आज मैंने सच में एक लालची और चालाक लोमड़ी को अपनी आंखों से देख लिया है। अपने बेटे की ऐसी हालत होते हुए भी इस सीमा की लालच कहीं खत्म नहीं हो रही। बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाने के ये औरत यहाँ मुझसे सेटलमेंट के पैसे मांग रही है। अगर मेरा राज, मेरी कमजोरी इस सीमा को पता नहीं होती तो मैं उसे उसकी असली औकात दिखा देती। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, वो नहीं कहा वो मेरे बेटे को दे दो और जब शनाया वापस आए तब उससे कहने का मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला।
अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। सीमा बुआ जी ने अपनी मांगे बताते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी वो नई कार वो ऑडी मेरे बेटे को दे दो और जब शनाया वापस आए तब उससे कहने का मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। जहाँ एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो चुभ गई। आहान ने चलते हुए देखा कि एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था। आहान ना ही उस कुत्ते की जानता था और ना ही उसके मालिक को, मगर पिछले 3 सालों से आहान रोज उन दोनों को घूमते हुए देखता था। उसने मन ही मन में कहा, हम किसी जानवर के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं तो हमें थोड़ा सा लगाव हो जाता है, लेकिन मॉम ने हमेशा मुझसे नफरत ही की है। तभी शनाया अपने बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी कि कैसे वो उस कुत्ते और उसके मालिक को देख रहा था। ये देखकर शनाया अपने आंसुओं की बहने से रोक नहीं पाए। शनाया ने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छू कर कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, आहान के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाए। उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से भी पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता है। मुझे आज भी याद है हमारे शादी वाले दिन पापा ने हमें आशीर्वाद देते वक्त कहा था कि हम अब से एक होंगे, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह। आहान ने तो वो बात सीरियसली ले ली है, लेकिन मैं 3 साल के बाद इस बात का मतलब समझ रही हूँ। पता नहीं आहान कैसा महसूस कर रहा होगा। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आ गया और वो भागकर आहान के पास चली गई। आहान। अपना नाम सुनकर जैसे ही आहान पीछे मुड़ा, शनाया ने उसे कसकर हग कर लिया। आहान कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या ही रहा था। उसे शनाया के आंसू अपने बदन पर महसूस हो रहे थे। एक ही पल में जब उसकी बीवी रो रही थी, आहान अपनी सारी फीलिंग्स को भूल गया और बोला, शनाया क्या हुआ है, क्या आप ठीक है? शनाया ने सिसकियां भरते हुए सोचा, इस सिचुएशन में भी आहान को मेरी फिक्र हो रही है, ये इतना अच्छा क्यों है? शनाया कुछ देर तक ऐसी ही रोते रही। आहान भी उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद शनाया आहान की पीठ से हाथ फेरते हुए कहा, आहान आई एम सॉरी, पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफ़ी मांगने की बात को तुमने चुपचाप सुन कैसे लिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। शनाया की इन बातों को सुनकर आहान मुस्कराने लगा। उसने शनाया के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहान का जवाब सुनकर शनाया के दिल में दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है ना? हम दोनों एक टीम है। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे होने के बावजूद भी तुम्हें वो सब सहना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आहान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बीवी को देखा। आज शनाया सच में उसकी फिक्र कर रही थी कि देखकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला, शनाया आपको मुझसे कभी भी सॉरी नहीं कहना है, आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें शनाया की कोई भी गलती नहीं थी। उल्टा वो खुद आज आहान के लिए एक बढ़िया से कार खरीद कर आई थी। आहान के साथ मार्केट में भी गई थी और इतना ही नहीं, शनाया ने तो आज सबके सामने बिना डरे आहान का साथ भी दिया था। ये सब तो सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की वजह से हो रहा था। शनाया ने फिर आहान से कहा, लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया की बात सुनकर आहान ने उसे गले लगा लिया। वो इस सब में शनाया को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। आफ्टर ऑल आहान ने अपने आप से वादा किया था कि वो शनाया को हमेशा खुश रखेगा, इस दुनिया की सारी खुशियां उसे देगा। शनाया कोई बात नहीं, मॉम बस थोड़ी गुस्सा थी इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। शनाया अपना और आहान का मूड और ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? शनाया का सवाल सुनकर आहान कंफ्यूज हो गया। शनाया, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आप मेरे लिए परेशान मत होइए और घर लौट। लेकिन इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया ने उसके होंठों पर अपनी छोटी सी उंगलियां रख दीं। आहान बिल्कुल दंग रह गया था। शनाया ने कहा, बिल्कुल नहीं,
अगर मॉम तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। शनाया ने अपनी ये बात बहुत ही जिद्दी अंदाज में कही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही तरह की मासूमियत झलक रही थी। जब आहान ने शनाया की कही ये बात सुनी उसके दिल में नरमी छा गई। वो समझ गया कि शनाया इस बार डिटर्मिन्ड थी, वो आखिर तक आहान का साथ देने वाली थी। ये जानकर आहान की दिल ही दिल में बहुत सुकून भी मिल रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और शनाया से कहा, तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था उसे वहां रहने का एक भी मौका नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को उसके अपने घर में ले जाए। आहान क्यूरियस भी था कि उतने बड़े घर को देखने के बाद शनाया कैसे रिएक्ट करेगी। वो नर्वस महसूस करेगी या फिर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उसे कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग वहां पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज है। शनाया ने की बात सुनकर आहान ने सीरियस होकर उससे कहा, हम होटल में क्यों रहेंगे? आहान का ये सवाल सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में बिल्डिंग से दूर चलने लगे। शनाया ने हंसते हंसते आहान से कहा, हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर। शनाया ने मजाक मजाक में ये बात कह तो दी थी, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया था। शनाया के एम्बैरस्ड चेहरे की देखकर अब आहान हंसने लगा। उसने शनाया को जवाब देते हुए प्यार से कहा, आप भी ना शनाया, क्या सोच रही है? हम बंगलो में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली और आहान के बाजू को दबाते हुए बोली, आहान अब मुझे चिढ़ाना बंद करो, तुम्हें ब्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो है और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। शनाया की बातें सुनने के बाद आहान को इस बात का एहसास हुआ कि शनाया उसे सीरियस समझ रही थी। आहान चलते चलते रुक गया। उसने शनाया से कहा, शनाया क्या आपको लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसा आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए। लेकिन शनाया ने एक बार फिर से आहान की बात को मजाक समझ किया और बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आगे आगे चल रही शनाया को देखकर आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब शनाया मैं जो भी कह रहा हूँ आपको जोक ही लग रहा है तो कुछ कहने का क्या फायदा, लेकिन सच तो ये है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन मेरा ही है। खैर जाने दो। जब आहान ये सब सोच रहा था शनाया में दिमाग में अलग ही ख्याल घूम रहे थे। किसी नतीजे पर आने के बाद शनाया ने आहान की तरफ मुड़ कर देखा और बोली, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रुपल के घर चलते हैं, उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहाँ अकेली ही रहती है। वो हम दोनों को वहाँ रहने के लिए मन नहीं करेगी। अब जब शनाया ने अपना मन बना ही लिया था तो आहान क्या कह सकता था, उसने भी हामी भर दी। वैसे तो शनाया ने जब रुपल के घर जाने के कहा तो आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रुपल के घर जाने लगे। रुपल का घर शहर के बीच वाले हिस्से में था। भले ही उस लोकेलिटी को रोजवुड स्प्रिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी शिमला शहर का ये हिस्सा वाकई में बहुत लैविश और खूबसूरत था। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रुपल को अपने आने की खबर देने के लिए कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया, कुछ देर का बाद वो दोनों रुपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े ही गए। कोई भी दरवाजे पर डोर बेल बजाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आहान ने कुछ सोचा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए शनाया से बोला, क्या हम अंदर नहीं जा रहे? दूर बेल बजाते हैं। आहान की ये बात सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, इस घर में दूर बेल नहीं है। आहान ने जब ये बात सुनी उसे बड़ी हैरानी हो गई। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या दूर बेल नहीं है? लेकिन क्यों? शनाया ने आहान से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद की थी। वो कुछ कदम आगे चलकर एक पौधे के पास गई और आहान से बोली, वो क्या है ना, जब रुपल छोटी थी उसका हाथ दूर बेल तक नहीं पहुंच पाता था और इस बात के लिए उसके कजन्स उसे बहुत चिढ़ाते थे। वैसे तो शनाया ने बहुत एक्सरसाइज करके अपनी हाइट तो बढ़ा ली, लेकिन तब से रुपल को दूरबेल से नफरत है। इसलिए जब उसने अपना खुद का घर लिया तो कोई दूरबेल नहीं लगवाए। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया।
उसने सोचा कि ऐसी कोई अजीब सी बात रूपल से ही रिलेटेड हो सकती थी। शनाया ने फिर आगे कहा, डोर बेल ना होने का दूसरा रीज़न ये है कि रूपल को घर पर मेहमान बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर घर पर डोर बेल ही नहीं होगा तो लोग उसे परेशान ही नहीं करेंगे। ये भी एक अजीब तरह का लॉजिक था। वो पौधा थोड़ा ज़्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नज़दीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। एकदम से आहान को कुछ याद आ गया और उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? आहान ने फिर रुपल के इस बड़े से विलर को देखते हुए मन ही मन में कहा, ये रुपल किसी चुड़ैल से कम नहीं है। एक तो इतने बड़े घर में अकेली रहती है और ऊपर से उसे कोई गेस्ट भी नहीं चाहिए। पता नहीं अगले कुछ दिन कैसे कटने वाले हैं। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तो फिर हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? आहान के सवाल का जवाब देते हुए शनाया ने कहा, इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो। इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान ने तुरंत शनाया की बात पर हामी भर दी और उसके पास चला गया। वो पौधा थोड़ा ज़्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नज़दीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। एकदम से आहान को कुछ याद आ गया और उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? शनाया ने कहा, इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो। इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान और शनाया मिलकर उस पौधे को हटाने की कोशिश करने लगे। वो पौधा थोड़ा ज़्यादा ही भारी था। आप रहने दीजिए शनाया, मैं इस प्लांट को हटा लूँगा, आहान ने शनाया से कहा। शनाया ने आहान को तुरंत मना कर दिया और बोली, आहान, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक टीम है? शनाया आहान की एक बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए आहान ने भी उसे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। थोड़ी कोशिश करने के बाद आहान शनाया को डायरेक्शंस देने लगा। शनाया आप इस प्लांट को थोड़ा राइट में पुश कीजिए। लेकिन उसे उठाने की कोशिश करते हुए शनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर आहान पर गिर गई। इसके चक्कर में आहान और शनाया थोड़े ज़्यादा ही नज़दीक आ गए, इतने कि दोनों को एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहा, आहान हमारे साथ आजकल ऐसे मोमेंट्स कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे? आहान ने अपने ऊपर लेटी हुई शनाया की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, हाँ ये तो है। मुझे लगता है कि अब तो आपको इस सब की आदत हो गई होगी। आहान की बात सुनकर शनाया खिलखिलाने लगी। उसने हल्के से आहान के सीने पर अपने हाथ से चपत मार दी और बोली, हाँ मुझे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत होने लगी है, लेकिन तुम अभी भी शर्माने से बाज नहीं आ रहे। ये सुनकर आहान भी हंसने लगा, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिनों के पहले आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने से शर्माते थे और आज वो एक दूसरे के अराउंड बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे। एकदम से आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? जैसे ही शनाया ने आहान का ये सवाल सुना, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, इस मैटर को आज सुबह ही क्लियर हो जाना था, लेकिन वो बेवकूफ़ रतन और सीमा बुआ जी बीच में आ गई। खैर कोई बात नहीं, लेट इज़ बेटर देन नेवर। अब जब मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं आहान से इस बारे में बात करके रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। उसने फिर आहान की तरफ देखकर उससे कहा, आहान वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। मगर एक बार फिर से शनाया की बात को अधूरा ही रहना था। अचानक से रुपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो, ये क्या चल रहा है शनाया? आहान क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? वैसे मुझे तो तुमसे कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बेशर्म कहीं के। आहान को कोसते हुए रुपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रुपल से अपने नज़रें चुराने लगी। उसने एकदम से रुपल के बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी, और रही बात आहान की, तो जब से उसने रुपल के घर आने के लिए हामी भरी थी, उसने ऐसी बातें सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। अपने कपड़े झटकते हुए आहान भी खड़ा हो गया। रुपल ने अजीब सी नज़रों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया ये सब क्या हो रहा था? शनाया ने भी इस तरह जवाब देना शुरू किया मानो उसे अपनी हर हरकत का हिसाब दे रही हो।
रुपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी ही निकल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा। शनाया के इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को सुनकर आहान दंग रह गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह शनाया रुपल को सब एक्सप्लेन कर रही है, मैं शनाया का पति नहीं कोई दूसरा आदमी हूँ। उफ, इन लड़कियों की दोस्ती मुझे अजीब सी वाइब्स देती है। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जब रूपल ने आहान से ये सवाल किया, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल से नजरें फेरते हुए उससे कहा, मैं भला तुम्हें जवाब क्यों देने लगा? शनाया मेरी वाइफ है। तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जैसे मैंने शनाया के साथ कोई जबरदस्ती की है। आहान ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन शनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, आहान बात को मत बिगाड़ो। अपनी वाइफ की ऐसी वार्निंग को सुनकर आहान की आंखें रोल हो गई। उसने फिर रुपल की तरफ देखा और बोला, जी ऐसा ही है, ये सब एक एक्सीडेंट था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आहान के जवाब को सुनने के बाद रुपल ने कुछ सोचा और उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली, अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर तुम पहले फ्लो पर ही रहना समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। क्या ये लाइन आहान के कहने की नहीं थी, लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से हाँ में अपना सर हिला दिया। रुपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रुपल ने आगे आहान से कहा, और हाँ एक बात अच्छे से याद रखो, मेरी परमिशन लिए बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। अब आहान का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कसम खाकर कहा, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रुपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। ये कहकर रुपल ने आहान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और शनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। आहान को अभी से यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। अब जब लिविंग रूम में वो अकेला ही बैठा था तो आहान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर विक्रम को कॉल करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और बाकी दूसरे बिजनेस का फॉलो अप ले लिया जाए। अपने फ़ोन कॉल के नतीजे पर आते हुए आहान ने कहा, विक्रम जी, आप बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या फ्यूचर दिखा रहा था? भले ही आहान को उसके पापा आदित्य रायज़ादा और उनके साथ काम करने वाले लोग खास पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर विक्रम एक बहुत ही समझदार और लॉयल बिजनेसमैन थे। उनका एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन आहान को हमेशा से इम्प्रेस करता आया था। इसलिए मिस्टर विक्रम की राय आहान के लिए बहुत जरूरी थी। आहान के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, अगर सच कहूं तो शुरुआत में आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग से मैं कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन हमारा इनिशियल प्रॉफिट बहुत कमाल का है। हमें 10 दिनों में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना रायज़ादा ग्रुप्स में 3 महीनों का मार्जिन होता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशंस और प्रोजेक्ट्स होंगे तो मुझे बता दीजिए, हम उन पर भी काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम आहान के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन आहान ने उनसे केयरलेस अंदाज में कहा, विक्रम जी, क्या जल्दी है? अब इस प्रॉफिट और रायज़ादा ग्रुप को बहुत कुछ देखना है, हमें जल्दबाजी करने कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आहान ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन के दूसरे तरफ से ये सुनकर मिस्टर विक्रम के चेहरे का रंग हो उड़ गया। मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, ये नया वारिस इतना स्मार्ट है कि कब क्या कर सकता है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। खैर छोड़ो, मुझे इस प्रॉफिट को किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। यंग मास्टर को समझना वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी तरफ रुपल के घर में अपना काम खत्म करने के बाद आहान ने एक अंगड़ाई ले ली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा था और कुछ देर के बाद उसे फिर से शनाया के लिए खाना भी बनाना था। अब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए आहान ने सोचा कि शावर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपनी रूम के तरफ जा ही रहा था कि उसने कोई आवाज़ सुनी। क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोर बेल नहीं है। लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रुपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? ना चाहते हुए भी आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज़ में भी झलक रही थी।
अपने हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने कहा, रूपल मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने चेहरे के सामने उस लड़के ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता पकड़ रखा था, इस वजह से वो लड़का देख रही पा रहा था कि सामने रूपल नहीं आहान खड़ा था। उस लड़के ने अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए गाना शुरू कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रूपल, मैं जानता हूँ कि ये शाहरुख खान का गाना थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरी जान तुम तो जानती ही हो ना कि प्यार भी पुराना रोग है और इसका मर्ज बस तुम ही हो। एक गाना खत्म करने के बाद उस लड़के ने दूसरा गाना गाना शुरू कर दिया। आहान ने इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी? शायद इस लड़के को पता ही नहीं होगा कि रूपल जहनुम की चुड़ैल है। मुझे तो अभी से इस लड़के पर तरस आ रहा है। जाहिर था कि ये लड़का बहुत सीरियस था, वरना किसी लड़की के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ऐसे गाना थोड़ी ना गाता है। आहान ने फिर बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के के गाने को बीच में ही रोकते हुए कहा, आगह भाई, मैं रूपल नहीं हो, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। आहान ने हल्की से खांसी के साथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पर क्या कर रहे हो? उस हैंडसम लड़के की आंखों में अब शक की झलक थी। आहान उस लड़के की हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से चलकर आहान के पास गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ, सच सच बताओ कौन हो तुम? अपना ये सवाल कहते हुए उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से हाथे पका हुआ लाल गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर प्रकार दिया। आहान ने हेल्पलेस होकर एक बार फिर से आप अपनी बात को दोहरा दिया और उसने कहा, मैंने कहा ना मैं रूपल का दोस्त हूँ। अब उस लड़के की त्योरियां चढ़ गई। उसने आहान से कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, झूठे हो तुम, मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसी ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। क्योंकि आहान ने उसे अंदर आने से मना किया था, वो हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। मैंने कहा ना कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसी ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था। लेकिन वो लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। आहान ने अपने सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में वो चुड़ैल इस इमेचो और नासमझ लड़के से शादी करने वाली है? इस पॉइंट पर एकदम से आहान के दिमाग में एक ख्याल आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो रूपल शादी करने वाली होती तो शनाया को उस बारे में जरूर पता होता। जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? लेकिन आहान के सामने खड़े लड़के की जिद भी कुछ कम नहीं थी। उसने आहान को एक जोर का धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर वो लड़का आहान की फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानता ही कहा था। जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। वो लड़का अब दर्द से तिलमिला रहा था। आहान ने फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऊपर जाना है? अब क्योंकि वो लड़का मजबूर था, उसने मना करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़ने के अब आहान की बात मान ही ली थी, तो आहान ने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए और उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से मैन टू मैन सब्र से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आहान उस लड़के का हाथ छोड़ने वाला था, आहान ने एक आवाज सुनी। आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसका मुंह बन गया।
ये सवाल रूपल ने किया था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़की ड्रामा करने से कभी बाज नहीं आ सकती। जब से ये ना समझ लड़का घर के अंदर आया है, रूपल सब कुछ छिपकर चुपचाप देख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है। रूपल को मन है मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के के हाथ को छोड़ दिया। हाथ मसाज करके कुछ ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आहान ने उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। दूसरी तरफ जब आहान और रूपल ने उस लड़के की ऐसी शिकायत सुनी तो उन दोनों का मुंह बन गया। क्या इस वक्त उनके सामने स्कूल जाने वाला कोई छोटा लड़का खड़ा था? रूपल ने फिर भी बहुत ही पेशेंस के साथ उस लड़के से कहा, ये आहान है, वो ये मेरा फ्रेंड है। अपनी बात कहते हुए रूपल के हिचकिचाने की वजह साफ थी। वो आहान को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आहान को शनाया का हस्बैंड मेंशन करने से दोस्त कहना कभी भी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जब उस लड़के ने रूपल के ऐसे जवाब को सुना वो पहले से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। क्या फ्रेंड? रूपल, बाहर अंधेरा हो रहा है, जल्द ही रात होने वाली है, ऐसे वक्त पर तुम्हारा ये अजीब सा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? अब तक रूपल के दिमाग में आहान को दोस्त कहने की बात घूम रही थी, लेकिन जैसे ही रूपल ने इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की कही बात सुनी, रूपल की त्योरियां चढ़ गई। रूपल ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने सामने खड़े हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, रोहन तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ज़रा साफ साफ कहो। क्या रूपल का ऐसा रिएक्शन सही था? क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी? रूपल की बात सुनकर रोहन ने पैनिक करते हुए कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? रूपल, क्या तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाने गा रहा हूँ, रेड रोजेस लेकर आया हूँ, और तुम्हें तो मेरी बिल्कुल बहुत कोई फिक्र नहीं है। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। जब इसे रोहन की ऐसी इमोशंस और चीज़ी बातें सुनी, रूपल की नाक सिकुड़ गई। उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? रूपल इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ही पत्थर दिल इंसान की तरह साउंड कर रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो बस इस सब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब आहान ने देखा कि रूपल रोहन के साथ किस तरह पेश आ रही थी तो आहान को उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की किस्मत पर तरस आ गया। उसे बेचारे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही शनाया ने 3 सालों में आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह की बेरहमी से पेश नहीं आई थी। जाहिर था रूपल की बात सुनने के बाद रोहन का रिएक्शन अजीब होने वाला था। वो रूपल के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूपल की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आज या कल तुम्हें मेरी ही वाइफ बनना है। अब रूपल का सब्र जवाब दे गया। उसने रोहन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, फियांसे? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार रोहन को अपने आने वाले फ्यूचर पर शक होने लगा। रूपल के ऐसे गुस्सैल और नखरेल बर्ताव के बावजूद भी रोहन ने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने पिछले कई सालों से रूपल से प्यार जो किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने फिर आहान की तरफ देखा। जैसे ही आहान का गुड लुकिंग चेहरा उसकी नज़रों की सामने आया, रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती? क्या ये सब इस कमीने की वजह से हो रहा है? क्या ये मुझसे भी अच्छा है? मुझसे ज़्यादा अमीर है? मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। इस कमीने के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? रोहन इस वक्त बहुत इम्पल्स में था।
वैसे उसका इतना इमोशनली ट्रिगर होना जाहिर सी बात थी। रुपल ने जब रोहन की कही ये बात सुनी तो इरिटेट होकर अपनी आंखें रोल कर दी और अपने इस सो कॉल्ड फियांसे को जानबूझकर इग्नोर करने लगी। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रुपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रुपल अपने फियांसे की गलत फहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, कहीं ये चुड़ैल अपने फायदे के लिए मेरा नाम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही ये ख्याल आहान के दिमाग में आया वो रुपल की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने फिर रोहन की तरफ देखकर उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में ना लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आहान ने अपनी बात कही रोहन अफेंड हो गया। उसने आहान के सामने आकर उससे झगड़ा करने के अंदाज में कहा, लेना देना नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? तुम मेरे रुपल के साथ मेरी ही पीठ के पीछे सब कुछ कर रहे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेशर्म कहीं के, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? इस वक्त रोहन आहान की तरफ आंखों में नफरत लिए देख रहा था। आहान ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आहान ने रोहन के इमैच्योर स्वभाव के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़का बहुत ही नासमझ है। शायद इसी वजह से रुपल जैसे चुड़ैल से प्यार करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं रुपल का फायदा उठाकर जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? क्या ये कोई मजाक है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस रुपल से नफरत है। ऐसा ही कुछ इस वक्त रुपल के दिमाग में चल रहा था। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ़ आहान से किसने कहा था कि बीच में बात करे? एक तो पहले ही रोहन मेरे सर पर आकर खड़ा है और ऊपर से आहान का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे अच्छा ही हुआ रोहन की बातें सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए रुपल के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छा गई। जब आहान ने देखा कि रुपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी। ये फाइट अब रुपल वर्सेस आहान की थी। उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इस वक्त आहान और रुपल रोहन से भी ज्यादा बचकाने बन रहे थे। आहान ने कुछ सोचा और अपना सीना चौड़ा करके रोहन से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी रुपल का फायदा उठाया है। अब तुम क्या कर लोगे? तुम कर ही क्या सकते हो? जैसे ही आहान ने अपनी बात खत्म की रोहन और रुपल दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया था। ये बात सुनकर जितनी हैरानी रोहन के चेहरे पर थी उससे कई गुना ज्यादा शौक रुपल थी। रुपल ने आहान की तरफ घूर कर देखा और उससे आंखों ही आंखों में बोली, आहान ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? आहान ने ये सब सिर्फ रुपल की मजाक उड़ाने वाली हंसी को गायब होते हुए देखने के लिए कहा था और वैसा ही हुआ। जब आहान ने रुपल को शॉक्ड करने वाले एक्सप्रेशंस देखे वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने भी रुपल की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हंसो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। जब आहान और रुपल के बीच में आंखों ही आंखों में इशारों के साथ बातें चल रही थी रोहन की हालत बदतर हो रही थी। वो इस पॉइंट पर इतना गुस्सा हो रहा था कि बेचारे के पैर कांप रहे थे। रोहन ने आहान के सामने खड़े होकर उससे कहा, अच्छा तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। उसने गुस्से से आहान को देखा और रुपल के घर से चला गया। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।